देश भर में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सेना युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब हैं। जनरल साहब, सेना इस वक्त दोहरी चुनौती से निपट रही है, सरहद पर दुश्मन के खिलाफ और देश के अंदर कोरोना महामारी के खिलाफ। किस तरह से भूमिका इस वक्त सेना कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निभा रही है? जो हमारी आर्मी की जो तजवीज़ है वो दो पहलुओं पर आधारित है। एक है फोर्स प्रिजर्वेशन, अपने आप को बचत सुरक्षित रखना, और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन, जो हमारी काबिलियत है उसमें बढ़ोतरी लाना। जहां तक फोर्स प्रिजर्वेशन का सवाल है, जैसे कि हमने पिछले साल किया था, उसी तरह हमने इस साल भी वही आदेश जारी किए, जिससे कि जो कोर्सेज है वो बंद किए, जो लोग छुट्टी जा रहे हैं वो छुट्टी या तो वो अपने गांव में ही रहे या छुट्टी पर हमने थोड़ी सी रोक लगा दी। जो हर वक्त समर के दौरान अप्रैल मई के महीनों में एक्सरसाइज होते हैं, जिनमें काफ़ी तादाद में ट्रूप्स बाहर निकलते हैं, उस पर भी हमने रोक लगा दी है। तो इस किस्म से के कदम उठाने से जो हमारे केसेस हैं वो काफ़ी कम हैं और इसलिए हम अपने आप को सुरक्षित रख पाए। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन का सवाल है, इस सर्च को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमने भी काफ़ी जोर लगाया और सभी लोगों को बताया था कि वो अपने अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाएं। और ऐसे करने से पिछले एक महीने के अंदर अंदर मिडिल ऑफ अप्रैल 15 अप्रैल से लेकर अगर आप आज तक देखते हैं 16, 17, 18 मई तक इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि हमारे O2 बेड थे, ऑक्सीजन एनेबल्ड बेड, जो कि बहुत ज़रूरी है अभी, वो तकरीबन हमारे पूरे सारे MHS को मिला के तकरीबन 1800 थे। वो एक महीने के अंदर ये बढ़कर अभी 4800 हो गए, मतलब 2.5 गुना इसमें बढ़ोतरी हुई है। उसी तरीके से हमारे जो ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट थे वो कुछ 20-22 थे, वो अभी 40 से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो वो भी एक काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जो हमारे ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स थे वो चंद एक हॉस्पिटल्स में ही थे, क्योंकि हम भी जो है सिविल पर ही डिपेंड कर रहे थे अपने ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए, तो वो भी अभी बढ़कर तकरीबन 90 से ज़्यादा हो गए हैं। तो तकरीबन जितने हमारे हॉस्पिटल है वो ऑक्सीजन जनरेशन में भी सेल्फ सफिशिएंट हो गए। उसी तरह जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो भी अभी 3000 से भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बढ़ोतरी की है। साथ साथ जो हमारा लोकल कमांडर्स है, कोर कमांडर्स, आर्मी कमांडर्स, लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज़, उन्होंने भी अपने अपने इलाके में अलग अलग चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में है और जो भी वहाँ की ज़रूरत थी उसको भी मद्देनजर रखते उनकी भी मदद की है। तो अगर नॉर्थ साउथ देखें तो उरी से लेकर नीचे बेंगलोर तक तकरीबन 10-15 इलाकों में, और वेस्ट से ईस्ट में देखें तो बाड़मेर, जोधपुर से लेकर जोशीमठ, ऋषिकेश, वाराणसी, गैंगटॉक, तेजपुर, कोहिमा, ईस्ट वेस्ट, ऐसे भी तकरीबन 30 जगह हैं। ऐसे 40-45 जगह है जहां पर हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद की है कोविड बेड्स जनरेट करने के लिए, जैसे कि तकरीबन 3000 से 4000 बेड की क्षमता सिविल में भी हमने पैदा की है पार्टनरशिप में। ये नहीं कि सर हमने किए, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से दोनों ने मिलके, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये लड़ाई पूरी देश लड़ रही, तो दोनों मिलकर हमने इस पर जोर दिया है। आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, इस बार हमने देखा कि तीनों सेनाओं में भी बेहतर तालमेल दिख रहा है, तो किस तरह से इस तालमेल को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी जगह में हम फैले हुए हैं। तो जहाँ आर्मी ज़्यादा तैनात है वहाँ आर्मी लीड ले रही है, कोस्टल एरियाज में जहाँ नेवी है वहाँ नेवी लीड ले रही है इस सिविल और मिलिट्री के बीच में जो कोऑपरेशन करना है, और उसी तरह एयरफोर्स भी अपने अपने में इलाके में मदद कर रही है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो विदेश से इंडिया आ रहा है और इंडिया के अंदर, इसमें भी तीनों सेनाओं का
मिलकर काम हो रहा है। इंडियन नेवी के शिप्स के जरिए भी माल अंदर आ रहा है, एयरफोर्स के जो जहाज है उससे भी ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, टैंकर्स का, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का। और एक बार जब वो इंडिया में पहुंच जाते हैं और फिर इंडिया के अंदर बाय रोड अगर कहीं पर उनको मूव करना हो तो फिर आर्मी आ जाती है उसमें। तो उसके लिए हमने भी हमारे जो रोलिंग स्टॉक है, हमारे जो बड़े बड़े बोगी होते हैं, फ्लैट बेड जिस पर बड़ा सामान फिट किया जा सकता है, उस तरीके से हमने 400 से ज़्यादा हमने ये बोगी इंडियन रेलवेज के थ्रू इस्तेमाल किए हैं, टैंकर्स और बड़े बड़े सिलेंडर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले। तो तीनों सेनाओं मिलकर इस पर लगे हुए हैं। अगर सेना की अपनी बात की जाए, जो सैनिक हैं उनको कोविड से बचाने के लिए जो वैक्सीनेशन का काम है और किस तरह से उनको उस पर काम किया जा रहा है? तो जैसे आपको मालूम है कि हम सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स थे वैक्सीनेशन के प्रायोरिटी में, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स थे जिसमें पुलिस, फायर सर्विसेज और आर्म्ड फोर्सेस भी शामिल थे। तो हमारे वैक्सीनेशन काफ़ी पहले शुरू हो गया था और आज के डेट में जब हम बोल रहे हैं तो तकरीबन 90% जो आर्मी है उनको 2 शॉट लग चुके हैं। और इससे बड़ा फायदा हुआ है कि कोविड की जो बीमारी है हमें बहुत कम लोगों को हुआ है 2 शॉट लगने के बाद। और इससे एक और फायदा जो हुआ है कि जिनको कोविड हुआ है 2 शॉट लगने के बाद, वो बहुत माइल्ड केसेस हुए हैं, ज़्यादातर वो घर में ही रहकर ट्रीट हुए हैं, बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। इससे अपने आप जो हॉस्पिटल के ऊपर लोड है वो भी कम हो गया। तो इस तरीके से हम अपने आप का बचाव कर पाए हैं। एक सवाल इस बीच, जो अगर हम सरहद की बात करें, चाहे हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, एलओसी हो, वहां पर क्या हमारी जो तैयारी है कोविड की वजह से कोई तैयारी पर फर्क पड़ता दिखा आपको? नहीं, जैसे मैंने कहा, ये जो हमने कदम उठाए हैं इसके वजह से जो हमारे ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस के ऊपर जो है कोई असर नहीं पड़ा। हमने पिछले साल से ही इस तरीके के कदम उठाए थे और प्रोटोकॉल लागू किए थे जिससे कि कोई भी जो छुट्टी से आता है वो 1 या 2 बार टेस्ट होकर ही अपनी यूनिट में डिप्लॉय होता है, खासकर जो बॉर्डर एरियाज में। और इस वजह से जो बॉर्डर में ट्रूप्स डिप्लॉयड है वो एकदम 100% फिट है और हमारे ऑफ प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी नहीं है। एक जो डेवलपमेंट दिख रहा है कि जिस तरह से पिछले साल चीन अपने ट्रेनिंग एरिया में आया था और उसके बाद उसने अंदर घुसने की कोशिश की, अभी दोबारा उन ट्रेनिंग एरिया में उसके ट्रुप्स नजर आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से सेना नजर बनाए हुए है? आपने सही फरमाया कि फिर से वो ट्रेनिंग एरियाज में इनकी मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये एक सालाना एक्टिविटी है। हर साल वो भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हम भी अपने अपने ट्रेडिशनल ट्रेनिंग एरियाज में जाते हैं। तो इसके ऊपर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है और अभी जो फोर्सेस तैनात हैं बॉर्डर पे एलएसी के ऊपर या एलसी के ऊपर, वो काफ़ी तादाद में है और कोई भी अगर एक्शन होता है, एक्टिविटी होता है, तो उसका सामना करने के लिए वो काफ़ी है। क्या ऐसे हालात नहीं बन पाएंगे कि चीन हमें दोबारा कहीं किसी भी सरहद पर इस तरह का चौंका पाए हमारे सेनाओं को? मेरे ख्याल से अभी वो उसके जो चांसेस है वो काफ़ी कम है। अभी हमारा डिसएंगेजमेंट भी हुआ है और डिसएंगेजमेंट के बाद ऐसी कोई उसका उल्लंघन नहीं हुआ, ना उनके तरफ से ना हमारे तरफ से। तो अभी स्थिति काफ़ी शांत और नियंत्रण में है और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसे ही रहेगा। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से हमने इस वक्त कोविड महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, अभी ताउते तूफान का भी हमने देखा, उसमें भी सेना ने काफी काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको लगता है कि सेना को अपनी तरफ से इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की जरूरत है, चाहे हॉस्पिटल्स हो चाहे दूसरी चीजें हो? अभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कैपेबिलिटी है वो चाहे किसी कोविड के वजह से हो या किसी और वजह से हो, वो काफ़ी अभी बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हम कोई भी ऐसे नेचुरल कैलेमिटी भी होती है, चाहे साइक्लोन हो चाहे अर्थक्वेक हो, तो जो हमने एक्स्ट्रा भी फैसिलिटीज़ क्रिएट किए हैं वो उससे भी निपटने में काफ़ी होंगे। थैंक यू।
सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने साफ किया है कि कोविड महामारी के बीच जो सेना की तैयारियां हैं, चाहे कोविड के खिलाफ लड़ाई हो या सरहद पर, दोनों ही मोर्चों पर सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली।